मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने संकरण प्रयोगों से 3 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहला है प्रभाविता का नियम। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, अर्थात इस नियम में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में इन दोनों लक्षणों में से एक लक्षण प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी रहता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि जब लंबे पौधे एवं बौने पौधे का संकरण करवाया गया तो प्राप्त प्रथम F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हुआ, अर्थात बौने पौधे के गुण प्रकट नहीं हुए, वो अप्रभावी रहा, जबकि लंबा पौधा प्रभावी रहा और ये एक प्रकार का विषम युग्मजी पादप कहलाया। दूसरा था पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। मेंडल साहब ने देखा कि जो F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हुआ है वह विषम युग्मजी है, अर्थात इसमें लंबे तथा बौने दोनों पौधों के युग्मक साथ साथ है। तो इस बार इन्होंने F1 पीढ़ी के 2 पौधों में संकरण करवाया। इससे 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिनमें एक बौना पौधा भी था। तब जाकर ये पृथक्करण का नियम बना, जो यह कहता है कि F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधे में उपस्थित युग्म विकल्पी संकरण के समय एक दूसरे से पृथक होकर नए युग्मक बनाते हैं। इसे ही पृथक्करण का नियम कहा गया। इस F1 पीढ़ी के स्वपरागण में लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 था, वहीं जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 था। अब ये अनुपात क्या है? लक्षण प्रारूप अनुपात में लक्षणों की जानकारी मिलती है। जैसे मैंने अभी यहाँ बोला कि 3:1 प्राप्त हुआ, अर्थात 3 लंबे पौधे एवं 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। वहीं जीन प्रारूप अनुपात में 1:2:1 की बात हो रही है, अर्थात एक संयुग्मजी लंबा पौधा था, वहीं 2 विषम युग्मजी अर्थात अलग अलग युग्मकों वाले लंबे पौधे थे। अनुपात एक संयुग्मजी बौना पौधा। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सीधे सीधे शब्दों में यह नियम हमें ये समझाता है कि पादपों में एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह नियम मेंडल साहब को तब प्राप्त हुआ जब वे 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन कर रहे थे। हम कह सकते हैं कि यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो आइए स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को हम भी समझते हैं। इस द्विसंकर संकरण में मेंडल साहब ने एक तरफ शुद्ध गोल पीले बीज लिए, वहीं जिनके साथ संकरण करवाया वो शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज थे, अर्थात एक का जीन प्रारूप RRYY सारे बड़े अक्षरों में तथा शुद्ध झुर्रीदार हरे इनका जीन प्रारूप RRYY छोटे अक्षरों में थे। जब इनका संकरण करवाया गया तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y इस प्रकार प्राप्त हुआ। यहाँ हम देख सकते हैं
कि F1 पीढ़ी में सारे पौधों के बीज विषम युग्मजी, गोल और पीले प्राप्त हुए। अब इनके युग्मकों को सारणी वाइज अलग अलग बांटते हैं। तो नर युग्मक के लिए हम वाई आर दोनों बड़े, एक वाई बड़ा एक आर छोटा, एक वाई छोटा दूसरा आर बड़ा, और दोनों वाई और आर छोटे। इस प्रकार इनके नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों को लेते हैं। अब इस प्रकार के संकरण में हमें कुल 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। 16 प्रकार के पादपों में कुछ कॉमन भी थे, जिनको हम लक्षण प्रारूप के रूप में जानेंगे कि जब द्विसंकरण संकरण करवाया गया तब लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात 9 पौधे ऐसे थे जो पीले गोलाकार बीज वाले, जबकि 3 हरे गोलाकार बीज वाले, 3 पीले झुर्रीदार और 1 हरा झुर्रीदार बीज वाला पादप प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसका लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। वहीं अगर जीन प्रारूप अनुपात की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है: 1:2:4:1:2:1:1:1। अर्थात जीन प्रारूप में काफी बदलाव है और ये काफी बड़ा है। इसे याद करने का आसान तरीका है कि इसको जोड़ों में बांट देते हैं। पहले 12 लिखो, फिर 12 का डबल अर्थात 24 लिखो, फिर 12 2 बार लिखिए और आखिर में 1। तो इस प्रकार हमें इसका जीन प्रारूप अनुपात प्राप्त हुआ। अच्छा, 1:2 ये सब क्या है, इनको हम समझ सकते हैं? जी बिल्कुल। जब हम इन 16 प्रकार के पादपों को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक पौधा जिसमें संयुग्मजी गुण थे वो था, तो इसका अनुपात हमने लिखा 1। 2 पौधे ऐसे थे जिनमें विषम युग्मजी गुण थे, y, स्मॉल y, r, r। इसी प्रकार बाकी के सारे पौधे जिनमें कुछ न कुछ अलग विशेषता थी और समान गुणों वाले थे, उनका जीन प्रारूप एक जगह पर लिखा गया। जैसे कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, ऐसे 4 पौधे प्राप्त हुए हैं। तो हमने अनुपात में इसे 4 की जगह रख दिया। वहीं कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, ऐसे 2 ही पौधे थे, तो हमने इसका अनुपात 2 रखा। इसी प्रकार जब इन 16 पौधों को अलग अलग वर्गीकृत करते हैं तब जाके हमें यह अनुपात प्राप्त होता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर मेंडल साहब ने ये बताया कि 2 या 2 से अधिक जोड़ी विपर्यासील लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस या संकरण करवाया जाता है तो सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही उसकी उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। बाद में यह स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से जाना गया। अब 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं कि संकर पूर्वज संकरण क्या होता है। इसके 2 रूप है जिनमें से कई बार सवाल बनता है, परीक्षा में आता भी है। तो जानते हैं कि संकर पूर्वज संकरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। हमने आनुवंशिक की शब्दावली में ये जाना था
कि यदि F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण दोनों जनकों में से एक के साथ करवाया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण के दो रूप है। पहला है बाह्य संकरण तो दूसरा है परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण का अर्थ है कि इस F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी जनक से करवाया जाए, जबकि परीक्षण संकरण का अर्थ है कि इस F1 पीढ़ी पौधे का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाए। जब F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी जनक से करवाते हैं तब 50% संयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी पादप प्राप्त होते हैं। इसमें प्राप्त सभी पादप लंबे होते हैं, अर्थात जीन प्रारूप 1:1 और लक्षण प्रारूप 100% होता है। वहीं परीक्षण संकरण में 50% विषम युग्मजी लंबे तथा 50% समयुग्मजी बौने प्राप्त होते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी का जब अप्रभावी जनक से संकरण करवाते हैं तो हमें आधे आधे विषम युग्मजी लंबे और संयुग्मजी बौने प्राप्त होते हैं। अब जानते हैं मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु है कि इनका महत्व क्या है, आखिर ये वंशागति के नियम काम कहाँ आते हैं, इनके उपयोग हमने कहाँ पर किए। कुछ मुख्य बिंदु है जो समझ लेते हैं। याद करने के तौर पर आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि अधिकांश हानिकारक या घातक जीन अप्रभावी होते हैं, अर्थात वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाते हैं। इस कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में कोई भी रोग कारक उपस्थित नहीं रह पाता है। पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना को मजबूती मिली। वहीं तीसरा पॉइंट है कि इससे नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, अर्थात मेंडल के वंशागति के नियमों से हम किसी भी जीव के नए लक्षणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है कि इससे अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। पांचवा, इससे अधिक रोग प्रतिरोधी फसली पौधों को विकसित किया जा सकता है। वर्तमान में हम हाइब्रिड बाजरा जैसी किस्में देखते हैं जो देसी बाजरे से बहुत जल्दी पककर बड़ी होती है। तो ये सब कुछ वंशागति के नियमों की बदौलत ही प्राप्त हुआ है। मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है, अर्थात एक शाखा है जिसमें हम मानव जाति के सुधार के बारे में प्रयोग करते हैं। तो ये सब कुछ मेंडल के वंशागति के नियमों की देन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।